हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉलिड स्टेट का पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 5 स्टार्ट करने से पहले आपको पार्ट 4 में हमने कौन कौन से सॉलिड में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं इनके बारे में डिस्कस किया था, तो उसको एक बार मैं आपको वर्बली रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, दो टाइप के हमने वहाँ पर या टू टाइप के वहाँ पे हमने डिफेक्ट्स देखे थे। कौन कौन से थे? एक तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और एक नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में हमने 4 टाइप के डिफेक्ट देखे थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट तो देखा था हमने वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड देखा था हमने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड देखा था हमने शॉर्टकी डिफेक्ट और फोर्थ देखा था हमने फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, इनको हमने वहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया था। इसके बाद सेकंड टाइप जो था वो था नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। ठीक है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक को भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया था। कौन कौन से? एक तो मेटल एक्सिस और एक मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है, 2 टाइप बताए थे। अब मेटल एक्सिस की अगर हम बात करें तो मेटल एक्सिस 2 तरीके से हो सकता है। देखो यहाँ मेटल वर्ड लिख रहे हैं हम, मेटल का मीन क्या है? एक तरह से जितने भी मेटल होते हैं, मेटल में कौन सा आयंस प्रेजेंट होता है? कैटायन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए मेटल एक्सिस कैसे कैसे हो सकता है? या तो उस क्रिस्टल में अनायन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, या फिर उस क्रिस्टल में कैटायन एक्सिस में आ जाए। तो इस तरह से क्या हो सकता है? मेटल एक्सिस हो सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें मेटल डेफिशिएंसी की, ठीक है, तो मेटल डेफिशिएंसी भी कैसे हो सकता है? या तो उस क्रिस्टल में कैटायन की डेफिशिएंसी हो जाए या उस क्रिस्टल में अनायन एक्सिस में हो जाए। ठीक है, अब देखो एक बात याद रखना है, जो अनायन एक्सिस जो है, अनायन एक्सिस वाला डिफेक्ट बहुत रेयरली चांस होता है कि कहीं पर मिलेगा। ठीक है, और कैटायन डेफिशिएंसी ज़्यादातर उन क्रिस्टल्स में मिलते हैं जिनमें कैटायन ट्रांजिशन मेटल होता है। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैटायन है उस कैटायन की जो वैलेंसी है वो वेरिएबल होती है, यानी कि चेंज हो सकती है। देखते ध्यान से देखना, ये वाला जो डिफेक्ट था वो हमने प्रीवियस वाली जो आपकी वीडियो थी उसमें नहीं पढ़ा था, तो इस वाले वीडियो में हम इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मेटल डेफिशिएंसी, दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन द मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी इन ट्रांजिशन मेटल। बात समझ में आया? देखो इसको एक बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से बता सकता हूँ मैं। आयरन, ठीक है, आयरन जो है वो मोस्टली 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है, एक तो Fe2+ और एक Fe3+। ठीक है, एक होता है फेरस और एक होता है फेरिक। ठीक है, ऐसे ही काफ़ी होता है, जैसे Mn की बात करें, मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज +2 से +7 तक वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। ठीक है, ये हम सब जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, द डिफेक्ट यूजुअली अकर ड्यू टू मिसिंग ऑफ cation फ्रॉम इट्स लेटिस साइट एंड द प्रेजेंस ऑफ द cation हैविंग हायर चार्ज इन द एडजेकेंट लेटिस साइट। अब इसमें होता क्या है कि किसी भी लेटिस से कोई कैटायन क्या हो जाता है? मिस हो जाता है। जैसे ही वो कैटायन मिस होगा, उसके पास वाला जो भी कैटायन है वो कैटायन क्या कर देगा? अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर देगा या अपनी वैलेंसी को चेंज कर देगा। इससे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखें, FeO, FeS, NiO। देखो जो FeO है, FeO नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड है, जहाँ पर Fe और O अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड का यहाँ पर आपको रेशो फॉर्मूला से देख रहे तो 1/1 दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है? 0.96/1 ये रेशो होता है। तो ऐसे ही कंपाउंड्स को तो हमने नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड कहा था कि जिनमें कैटायन और अनायन का रेशो वो नहीं होता है जो उनका केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है। ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक कंपाउंड कहा जाता है, और उनमें जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, देखो इसको एक
डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये फेरस ऑक्साइड का कोई क्रिस्टल है। ठीक है, ये तो डिफेक्ट से पहले का है, बिफोर। ठीक है, और ये आफ्टर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो, ये वाली जो पोजीशन है, इस वाली पोजीशन से एक Fe2+ गायब हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ से एक Fe2+ गायब हुआ, इस पोजीशन और इस पोजीशन को इस वाले में ध्यान से देखना आप। यहाँ पर Fe3+ और यहाँ पर Fe3+, यानी कि एडजाकेंट जो कटायन थे, एडजाकेंट कटायन ने अपना वैलेंसी क्या कर लिया, चेंज कर लिया। बात समझ में आई नहीं आई, दोबारा से देखना। यहाँ पर Fe2+ था, ये Fe2+ क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया, मिस हो गया। जैसे ये मिस होगा तो एडजाकेंट जो आयरन 2+ में थे वो क्या कर लेंगे, आयरन 3+ में चेंज हो जाएंगे। तो देखो, एक जगह से यहाँ पर जैसे ही मिस हुआ तो मिस होने पर कितने पॉजिटिव चार्ज की कमी आ गई थी, यहाँ पर +2 की कमी हुई थी। ठीक है, तो उस +2 की कमी को क्या किया, यहाँ से +1 और यहाँ से +1 इंक्रीज हुआ ना, तो इस वजह से क्या हुआ, जो +2 की यहाँ पर कमी हुई थी, इन दोनों ने क्या कर दिया, उस +2 की कमी को पूरा कर दिया। इसीलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर मेंटेन हो गई। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ये भी देखो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट? इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि NaCl का या मोल्टन NaCl का कोई सॉल्यूशन है। ठीक है, मोल्टन NaCl का सॉल्यूशन है। अगर मोल्टन NaCl के सॉल्यूशन में SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा? क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोल्टन NaCl के सॉल्यूशन में जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करना। SrCl2 क्या करेगा? 2Na+ आयन को डिस्प्लेस कर देगा। एक Sr+2 आयन क्या कर देगा? 2Na+ आयन को डिस्प्लेस कर देगा। तो एक बात सोचो, एक Sr+2 आया तो कितनों को डिस्प्लेस किया? 2 को डिस्प्लेस किया ना। तो 2 को डिस्प्लेस किया तो कितने पॉजिटिव आयन्स की कमी हो गई? +2 की कमी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आकर एडजस्ट भी क्या हुआ? +2 वाला ही तो हुआ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर मेंटेन हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई, यहाँ पर मेंटेन हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखना कितने Sr+2 आएंगे, जितने Sr+2 आएंगे उतनी ही जगह पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी रह जाएगी। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, पढ़ के सुनाता हूँ आपको। इफ़ मोल्टन NaCl कंटेनिंग a little amount of SrCl2 is crystallized, some of the sites of Na+ ions are occupied by Sr2+. Each Sr2+ replace 2 Na+ ion. It occupies the sites of one ion and the other site remain vacant. ठीक है, जो उसने क्या किया, 2 Na+ आयन को रिप्लेस किया था, उनमें से एक Na+ आयन की जगह अगर तो वो ऑक्यूपाई हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये ऑक्यूपाई हो गया, और दूसरा जो Na+ आयन गया था वहाँ पर क्या हो गई, वैकेंसी रह गई। ठीक है, वो वैकेंट रह गई। द कटाइनिक वैकेंसीज दस प्रोड्यूसेस आर इक्वल इन नंबर टू दैट ऑफ Sr2+ आयन। इसका मीन क्या हुआ कि कटाइनिक वैकेंसी, नंबर ऑफ कटाइनिक वैकेंसी उतनी ही रहेगी जितने Sr2+ आयंस आएंगे। जैसे मान लो अगर 2 Sr+2 आयंस आए, जैसे मान लो एक तो ये हो गया, अगर एक और Sr2+ आयन आ गया तो उसने क्या किया, इस Na+ को और इस Na+ को भी क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसकी जगह क्या आ गया, Sr2+ आ गया, और यहाँ पर भी क्या आ गई, वैकेंसी। तो 2 Sr2+ आया तो कितनी वैकेंसी हुई, 1 और 2। ऐसे 3 Sr+2 आए तो कितनी वैकेंसी हो जाएगी, 3। क्लियर बात समझ में आई? आगे देखते हैं। द कटाइनिक वैकेंसीज दस प्रोड्यूस आर इक्वल इन नंबर टू दैट ऑफ Sr2+ आयन। क्लियर हो गया? ऐसा ही बिल्कुल सेम एक और एग्जाम्पल है CdCl2 और AgCl का। AgCl, मोल्टन AgCl के सॉल्यूशन में अगर CdCl2 की इम्प्यूरिटी को मिक्स किया जाता है तो क्या होगा, यहाँ पर भी वही बात होगी। एक Cd2+ आयन, एक Cd2+ आयन
कितने Ag प्लस आयन को डिस्प्लेस करेगा? 2 Ag प्लस को। क्लियर बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये तो अभी तक हमने जितनी भी बात की वो सब किन की बात थी? डिफेक्ट्स की। ठीक है, जो रिमेन्स डिफेक्ट थे कौन कौन से? एक तो मेटल डेफिशिएंसी और एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट, उसको मैंने इस टॉपिक में क्लियर कर दिया। अब देखो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है डिफेक्ट्स से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं। जैसे देखो एक ये क्वेश्चन है कि इफ़ NaCl इज डोप्ड विथ 10⁻³ moles% ऑफ SrCl2, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ कटायन वैकेंसीज? अब देखो एक बात ध्यान रखना, 1 Sr2+ अगर होगा तो कितनी वैकेंसी होगी? 1 वैकेंसी। ये बात, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इससे ही ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो इट इज गिवन दैट NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ mole% ऑफ SrCl2। पीछे क्या लगा हुआ है? परसेंट लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन 100 मोल ऑफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ moles ऑफ SrCl2। सिंपल बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10⁻³ mole%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मोल NaCl के सॉल्यूशन में 10⁻³ मोल SrCl2 की इम्प्यूरिटी को मिक्स किया है। तो क्या कहा हमने? 1 मोल ऑफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ अपॉन 100 मोल ऑफ SrCl2। तो इसका मीन्स क्या? इसको सोल्व किया तो क्या निकला? 10⁻⁵ हो गया। अब देखो कटायन वैकेंसीज प्रोड्यूस बाय 1 Sr2+ आयन कितनी होगी? 1। मैंने बताया आपको Sr2+ आयन जितने आएंगे वैकेंसी उतनी ही रहेगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ द कटायन वैकेंसीज निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो 1 Sr+2 आयन से वैकेंसी कितनी थी? 1। तो 10⁻⁵ मोल ऑफ Sr2+ आयन से कितनी हो जाएगी? Sr 10⁻⁵ इंटू आवागाद्रो नंबर, अरे नंबर ऑफ वैकेंसी निकाल रहे हो आप, 1 मोल में निकालोगे तो कितनी होगी वैकेंसी? 6.022 इंटू 10⁻23। और 10⁻⁵ मोल्स में निकाल रहे हो तो उसको मल्टीप्लाई किया ना, तो आंसर क्या आएगा? 6.022 इंटू 10⁻18 मोल इनवर्स। क्लियर है पूरी बात? ये एक तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन देखो ध्यान से। एनालिसिस शोज that nickel oxide has the formula NiO फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर Ni 0.98 और O 1.00, यानी कि सिंपल सी बात है, निकल और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो कितना होता है? 98:100। ठीक है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड है ना, बात की थी हमने पहले। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है Ni 0.98, ऑक्सीजन 1.00। What fraction of nickel exist as Ni2+ and Ni3+ ions? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको? आपको पता है NiO का जो फॉर्मूला है उसमें Ni और O इसका रेशो कितना है? 0.98/1, इसका ये फ्रैक्शन है। तो आपको किसका फ्रैक्शन निकालना है? ये जितने भी Ni है, इस Ni में कितने Ni2+ आयन होंगे और कितने Ni3+ आयन होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? मेटल डेफिशिएंसी है ना। यहाँ पर भी जैसे FeO था, FeO में भी क्या था? Fe2+ भी था और Fe3+ भी था। तो Fe2+ और Fe3+ ये वाला न्यूमेरिकल भी बन सकता है आपके। ठीक है, FeO तो वहाँ पे क्या होगा? 0.96/1 और यहाँ पे क्या है? 0.98/1। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जितने भी निकल के कटायंस हैं उनमें कितने तो 2+ वाले हैं और कितने 3+ वाले हैं। तो देखो कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, रेशो देख लिया हमने कितना है? 98/100। ठीक है, तो देखो 100 क्या है? ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है? -2। तो टोटल ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो जाएगा? 100 इंटू -2, तो कितना मान लिया आपने? -200 मान लिया। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ Ni2+ आयन हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लो क्या है? x। क्या मान लिया? Ni2+ को क्या मान लिया? ये Ni2+ को हमने क्या मान लिया? x। तो Ni3+ क्या हो जाएगा? 98 - x, क्योंकि
टोटल Ni2+ और Ni3+ दोनों मिला के टोटल कितना है 98 है ना। ठीक है, तो अगर Ni2+ को x मान लिया तो Ni3+ को क्या मान लिया 98 माइनस एक्स। अब देखो अगर टोटल चार्ज ऑफ Ni2+ आयंस की बात करें तो क्या x है आपके पास टोटल x इंटू +2। ठीक है, तो क्या हो गया +2x। ठीक है, एंड टोटल चार्ज ऑन Ni3+ आयन 98 माइनस एक्स। Ni3+ कितने थे 90x माइनस एक्स। ठीक है, इंटू +3। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 294 माइनस 3x। ठीक है, ये तो ये आ गया। ठीक है, और ये तो Ni3+ हो गया। ठीक है, और Ni2+ क्या हो गया प्लस +2x। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया टोटल इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या है -200। ठीक है, अब कटायन अगर कोई भी क्रिस्टल अगर न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी तो बनती है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया अगर एक Ni2+ निकलेगा तो दो जगह पे जो Ni2+ है वो क्या कर लेंगे Ni3+ में चेंज हो जाएंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज और ये टोटल नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल इक्वल होंगे तो दोनों का अगर सम देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया सिंस द कंपाउंड इज न्यूट्रल वी कैन राइट 2x प्लस 294 माइनस 3x। ये तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो टोटल अगर हम बात करें, एक मिनट इसको और पतला कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो 2x प्लस 294 माइनस 3x, ये तो हो गया आपका टोटल पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया आपका टोटल नेगेटिव चार्ज। इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इससे किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ सबसे पहले तो आपने क्या निकाल लिया Ni2+ आयन निकाल लिया 94। ठीक है, और Ni3+ क्या हो जाएंगे 98 माइनस 94, क्योंकि आपने Ni3+ का फॉर्मूला क्या लिखा था 98 माइनस एक्स, और x की वैल्यू तो कितनी निकल गई यहाँ पर 94 निकल गई। ठीक है, तो Ni3+ कितना निकल जाएगा 98 माइनस 94 यानी टोटल 4 निकल गया। ठीक है, अब फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे Ni2+ का फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालोगे 94 तो Ni2+ है और टोटल दोनों मिक्स करके जो है वो कितने हैं 98। फ्रैक्शन इससे निकल जाएगा, परसेंट निकालना हो तो इंटू 100 कर दो। ठीक है, Ni3+ का निकालना है तो कैसे निकालोगे 4/98 इंटू 100। परसेंट निकालना है तो इससे निकाल लो और परसेंट नहीं निकालना तो इससे निकाल लो फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल किस में आता है डिफेक्ट से रिलेटेड है। आगे देखते हैं, आगे न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पर सॉलिड्स को 3 टाइप में डिवाइड किया है। कौन कौन से हैं देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आता है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स ऐसे सॉलिड होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी रेंज जो होती है वो कितनी होती है 10⁴ से 10⁻⁷। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये 4 और 7 यहाँ दिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ इनको। ठीक है, 10⁻⁴ से 10⁻⁷। और देखो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट किसकी होती है कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी कैसे निकाली जाती है, ये सब आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अभी तो बिल्कुल सिंपल सी बात याद रखो, आप जानते हो रेसिस्टेंट। ठीक है, रेसिस्टेंट का जस्ट ऑपोजिट होता है क्या कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रिसिटी का को उतना ही ज़्यादा कंडक्ट करेगा, सिंपल सी बात है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स के लिए कंडक्टिविटी रेंज क्या होती है 10⁻⁴ से 10⁻⁷। ठीक है, अब कंडक्टर्स को भी फर्दर 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन से, एक तो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं
और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं। क्या डिफरेंस होता है मेटेलिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में? मेटेलिक कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। जैसे जितने भी मेटल्स हैं, आपको पता है शुरू शुरू में हमने मेटेलिक सॉलिड्स पढ़े थे। शुरू में जब आपको मैंने मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के टाइप बताए थे तो मैंने बताया था मेटेलिक सॉलिड्स भी होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कटायन इन सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यही तो बात की थी हमने। तो याद रखना, मेटल्स जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होते हैं? पूरे क्रिस्टल में डीलोकेलाइज्ड रहते हैं। ठीक है, तो मेटल्स की जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइज्ड फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, फ्री आयंस। जैसे NaCl को आप वाटर में डिजोल्व करो तो Na+ और Cl- आयन H+ और OH- आयंस बनेंगे, और ये जब इस पर क्या किया जाएगा? कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो कैथोड और एनोड की तरफ ये आयंस मूव करते हैं। क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस शो करेंगे। ठीक है, इनको ये सब, ये जितने भी है ना मेटेलिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक है, इन सबको हम वापस से जो चैप्टर आएगा आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेकंड आता है इंसुलेटर। कंडक्टिविटी रेंज देखो क्या होती है इनकी, 10⁻⁻⁻20 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10। ठीक है, वही यूनिट क्या हो जाएगी? ओम, मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या है, ये सही तरीके से आपको दिख नहीं पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है इनको। नेक्स्ट आता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी रेंज क्या होती है? 10⁻⁻6 से 10⁻�4 ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। यहाँ लिख देता हूँ कितनी है, 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ तक। क्लियर है पूरी बात? ये कंडक्टिविटी रेंज के बेस पर हमने 3 टाइप के सॉलिड्स की बात की, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइड करेंगे, N टाइप और P टाइप। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज तो हम कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर की बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। बैंड थ्योरी फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे भाई बैंड थ्योरी होती क्या है। देखो, कोई भी मेटल हो, नॉन मेटल हो या इंसुलेटर हो, वो कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ही, और एलिमेंट में क्या प्रेजेंट होंगे? एटम्स प्रेजेंट होंगे, और एटम्स में ही क्या प्रेजेंट होंगे? ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि जब किसी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं तो वो एक दूसरे से क्या करने लगते हैं? उनकी एनर्जी क्या करने लगती है? एक दूसरे से ओवरलैप करने लगती है, और लार्ज नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिससे क्या बनता है? बैंड बनता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? बैंड। ठीक है, ये देखो, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स आर सो क्लोज in energy that they overlap to form a large number of molecular orbitals। आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी 11th क्लास में, MOT। ठीक है, वहाँ पर मैंने अच्छे से समझाया था आपको BMO और ABMO जो बनते हैं। तो वहाँ पर क्या होता था? मोलिकुलर जो एटम्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करके किनका फॉर्मेशन करते हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं इनके सेट को ही क्या कहा जाता है? बैंड कहा जाता है। ठीक है, अब 2 तरह के बैंड बनते हैं, एक तो बनता है वैलेंस बैंड और एक बनता है कंडक्टेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है? द बैंड फॉर्म्ड फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ लोअर एनर्जी इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। अगर लोअर एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे बैंड को क्या बोलता है? वैलेंस बैंड। और एक होता है कंडक्शन
बैंड, द बैंड formed from empty or partially filled atomic orbitals of higher energy is called conduction band। जैसे देखो बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं, बेरिलियम की बात करें, ठीक है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p0, ये होता है क्या? ठीक है, 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यही तो होता है बेरिलियम का। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 4, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। तो देखो अब होगा क्या, ये जो 2s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल तो ओवरलैप करके और किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन कर लेंगे, लोअर एनर्जी वाले है ना, ठीक है। और ये 2p जो है, मैंने क्या कहा, जो हमेशा जो कंडक्टेंस बैंड बनते हैं वो कैसे बनते हैं? या तो वो एम्प्टी यानी या तो वो खाली होंगे, जैसे यहाँ पर 2p क्या है, खाली है, या फिर वो पार्शली फील्ड होते हैं। तो 2p के जो ऑर्बिटल्स हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? कंडक्टेंस बैंड का। तो बात समझ में आई नहीं आई इस एग्जांपल से, बेरिलियम के एग्जांपल से? तो 2s के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन करते हैं और 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। आगे देखते हैं इस बैंड थ्योरी के बेस पर डिफाइन कैसे किया गया है, किसको? कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखो सबसे पहले देखते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर्स या मेटल्स की बात करें, इफ द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड इज नेग्लिजिबल, then electron can easily flow under the influence of an applied electric field, hence metal conducts electricity। देखो होगा क्या, देखो एक तरह से जैसे मैं बात करूं, ये तो क्या है? वैलेंस बैंड, और ये क्या है? कंडक्टेंस बैंड, ठीक है। तो ये तो एक तरह से क्या है? एम्प्टी है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लो ना किसका, जैसे देख लो ये बैंड जो बन रहे हैं, ये बैंड किसके, कौन से ऑर्बिटल्स की वजह से बन रहे हैं? लिथियम के, सॉरी बेरिलियम के 2p, ठीक है। और ये जो बन रहे हैं ये बैंड किसकी वजह से बन रहे हैं? 2s, ठीक है, बेरिलियम के, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में गैप अगर आप देख रहे हो, ये गैप क्या है? बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत ज़्यादा इजीली यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, क्योंकि बीच में किसी तरह का कोई गैप है ही नहीं, बैरियर ही नहीं है किसी भी तरह का, तो इजीली मूव कर जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें किसकी? इंसुलेटर की। इंसुलेटर में होता क्या है? ये फील्ड बैंड, ठीक है, और ये एम्प्टी बैंड। ये तो क्या हुआ? कौन से बैंड है? तो ये तो वैलेंस बैंड है और ये कंडक्टेंस बैंड। इनके बीच में फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन जोन भी कहा जाता है। एनर्जी गैप जो होता है, एनर्जी गैप को फॉरबिडन जोन भी कहा जाता है। बहुत ज़्यादा लार्ज है, वेरी लार्ज। तो इस कंडीशन में यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसी भी कंडीशन में वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में जा ही नहीं पाएंगे, और कंडक्टेंस बैंड में नहीं जा पाएंगे तो कंडक्टिविटी शो ही नहीं करेंगे। इसीलिए इंसुलेटर्स क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है पूरी बात? देखो इफ द गैप बिटवीन द फील्ड वैलेंस बैंड एंड द अनऑक्यूपाइड कंडक्टेंस बैंड इज वेरी लार्ज, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्टेंस बैंड, hence the substance has extremely low conductivity and it behave as insulator। जैसे कि एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम? प्लास्टिक ले सकते हो, और क्या ले सकते हो? रबड़ ले सकते हो। इन सब में ऐसे ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, इफ द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्टेंस बैंड इज स्मॉल, सम इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस to conduction band, hence the substance show some conductivity and it acts as a semiconductor। बिल्कुल सेम बात समझ में आई नहीं आई? कि देखो ये तो क्या था? ये तो वैलेंस बैंड, और ये क्या था? कंडक्शन बैंड, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कैसा है? स्मॉल गैप है। इलेक्ट्रॉन इजीली चला जाएगा कहाँ पर? वैलेंस से कंडक्शन में। इसीलिए
जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है अगर हम बात करें कंडक्टर्स की। ठीक है, तो याद रखना कंडक्टर्स के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर में कितना ही टेम्परेचर आप बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंडक्टिविटी का कभी इंक्रीज ही नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जिसको भी इस वीडियो में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया उसके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कि कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स दोनों पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है उनकी कंडक्टिविटी पे। ठीक है, आप मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।